दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो बिहार में मैट्रिक्स परीक्षा 2023 में हुई थी उसके साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए थे उसको हम आज एनालिसिस करेंगे। ये ऐसे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सक्षमता परीक्षा, बीपीएससी TIV4, जीके जीएस जहाँ भी आपको देखने को मिलती है उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्न हैं। बहुत ही लाजवाब हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस साइंस के प्रश्नों में 80 प्रश्न सम्मिलित हैं, जिसमें हम लोग जो है आज 40 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलते हैं हम पर लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सूर्य है कि पवन है कि पेट्रोलियम है कि बहता हुआ पानी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लगभग हर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। जीके जीएस साइंस के रूप में भी पूछा जाता है। तो इसमें से अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सूर्य। इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? पहला है नाभिकीय संलयन, दूसरा है सूर्य, तीसरा है चंद्रमा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो स्रोत है वो हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बड़ा बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा अगर स्रोत पूछा जाए तब भी जो है सूर्य ही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? ईंधन कहेंगे, ईंधन कहेंगे कि तापक कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि यूरो सेकंड का संबंध है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो यूरो जो सेकंड होता है गुरु जी वो वायु प्रदूषण से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। जो श्वेत प्रकाश में जो वर्ण विक्षेपण होता है वो प्रिज्म में जो है उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? डेनियल सेल, रेक्लांसे सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो जो सौर ऊर्जा को सीधे जो विद्युत में बदलने वाली जो युक्ति होती है उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं। सौर सेल ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से
कौन प्रबल क्षारक है? NaOH, CuH का होल ट्वाइस, NH4OH या MgOH का होल ट्वाइस। देखिए, जो प्रबल क्षारक के रूप में होगा वो NaOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सही नाम हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VPSC TR 1 में पूछा गया सवाल है। ऐसे प्रश्न आपको लगभग हर कंपटीशन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? CO है कि CO2 है कि H2O है कि H2O2 है? तो जो शुष्क बर्फ होती है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है ठोस CO2, उसको हम लोग कहते हैं ठोस CO2, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? पहला है हेपारिन, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा है थ्रोम्बिन, चौथा है फाइब्रोनोजन। तो दोस्तों, जो रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण जो है इसका प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है काला होता है, पीला होता है, नीला होता है कि हरा होता है? जो क्लोरोफिल होता है उसके वर्णक का जो रंग होता है हरा होता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दांत का कठोरतम भाग है, डेंटाइन है कि इनेमल है कि मज्जा गुहा है कि केनाइन है? दोस्तों, जो दांत का कठोरतम भाग होता है वो इनेमल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन का, आयोडीन, मैग्नीज या आयरन? तो दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में जो है आयोडीन का होना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चाहे VPSC TR 4 के हों, चाहे सक्षमता परीक्षा हो, चाहे मैट्रिक्स परीक्षा 2025 के लोग हों, उन सभी के लिए रामबाण क्लास है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अपघटक का उदाहरण है गाय है कि कवक है कि बाघ है कि घास है? जो अपघटक वे होते हैं जो मरे हुए को भक्षण करते हैं, उसमें जो कवक हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वो अपघटक का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या है? कोयला है कि लकड़ी है कि पानी है कि सूर्य है? जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से कोई नहीं।
तो जो पर्यावरण का हिस्सा हो जाएगा उसमें से तीनों हो जाएंगे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों 3 होते हैं। जैसे ऑप्शन के रूप में घास को खाया हिरन और हिरन को खा गया बाघ, तो तीनों आ गए। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता सारे जो है इसमें आ गए। इस प्रकार से 3 जो होते हैं पोषी स्तर होते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? विस्थापन कहलाएगी, द्विविस्थापन कहलाएगी, संयोजन कहलाएगी कि अवक्षेपण कहलाएगी? वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उससे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड से करा देंगे तो एक H इसका और एक OH मिलकर हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और बचे हुए जो अणु हैं NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? बताना है कौन सा बैलेंस जो है इक्वेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित है। यहाँ पे 2K है, यहाँ पे 2K है, Cl2 है, Cl2 है, ऑक्सीजन के 6 ऑक्सीजन के 6, यहाँ भी मामला क्लियर है। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिए, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग NO3 के 2 अणु और यहाँ पे NO मिल गया है, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे चौथी अभिक्रिया बिल्कुल जो है असंतुलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान जो है कितना होता है? 0 कि 4 कि 7 कि 14? देखिए उदासीन विलयन का जो pH मान होता है 7 होता है। आप लोग समझ लीजिए ये pH स्केल होती सबसे बिल्कुल मध्य में जो है हम लोग 7 को लेते हैं और स्टार्टिंग में 0 में और अंत में 14। अगर 0 7 के बीच में कोई है तो अम्ल कहलाएगा। 0 7 के बीच में जिसकी वैल्यू होती है वो अम्ल कहलाएगा और 7 पे बिल्कुल उदासीन हो जाता है, जैसे नमक या पानी। और 7 और 14 के बीच में जो कहलाएगा वो क्षार कहलाएगा। कौन कहलाएगा? जिसकी वैल्यू 7 और 14 के बीच में लाई करेगा वो क्षार हो जाएगा और जिसकी वैल्यू 0 7 के बीच लाई करेगा अम्ल कहलाएगा और 7 पे क्या कहलाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? फेनापथलीन है कि हल्दी है कि मेथिल ऑरेंज है कि इनमें से कोई नहीं? प्राकृतिक सूचक जो है इनमें से कौन है? हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। बाकी सब एक से, बाकी सब जो है मानव निर्मित हैं। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक जो है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा प्रश्न है कि धोबिया सोडा कहा जाए या धामन सोडा कहा जाए उसका रासायनिक सूत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर कंपटीशन में जहाँ भी है देखने को मिलता है। धामन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O जो है हो जाता है। 10 हाइड्रोजन के अणु
हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? खड़िया है कि चूना पत्थर है कि संगमरमर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है? देखिए, विजातीय मतलब सबसे अलग पूछ रहा है। अलग पूछ रहा है तो इसका मतलब जो है चूना पत्थर संगमरमर तीनों सेम है, तो एक कौन हो जाएगा, अलग कौन है? खड़िया। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए जो है खड़िया अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, लोहा है कि सोना है कि चांदी है कि हीरा है? देखिए आप लोग, लोहा सबसे कठोर पदार्थ नहीं है, बल्कि कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका चौथा हीरा सबसे जो है कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। समझ में आ गया होगा। हीरा एक जो है कुचालक के रूप में भी जो है कार्य करता है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? H+, OH-, O2-, इनमें से कोई नहीं। देखिए, समझिए आप लोग, ये कौन सा आयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए, दो प्रकार के होते हैं, एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है। कैसे आप लोग पकड़ेंगे? देखिए, अम्ल जो होता है आ से होता अनीला, अनीला। जो अम्ल होता है वो नीले को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो होता है क्षारानी, जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। समझ में आ गया? जो अम्ल होगा वो H+ आयन देगा और जो क्षार होगा OH- आयन देगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार कहलाएगा, और क्षार कौन सा आयन देगा? OH- आयन देगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ये समझने की बहुत अच्छी ट्रिक थी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको अगली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि फल पकाने वाला हार्मोन्स है। पहला है एथिलीन, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा है जिबरेलिन और चौथा है साइटोकाइनिन। देखिए आप लोग, जो फल पकाने वाला जो हार्मोन्स होता है वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर पहला एथिलीन, इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला प्रश्न है गोबर छत्ता है क्या है? एक मतोपजीवी है कि एक परजीवी है कि एक स्वपोषी है कि एक शैवाल है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक गोबर छत्ता जो होता है एक परजीवी होता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। ओजोन का आणविक सूत्र है O2 है, O3 है, O4 है, O5 है। जैसे अगर O2 लगा है तो ऑक्सीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन कहलाएगा। अगर O3 लगा हुआ है तो ओजोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओजोन कहलाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है?
पहली है स्वपोषी, दूसरी है समभोजी, तीसरी है मतजीवी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो कवकों में जो है पोषण विधि जो होती है वो मतोपजीवी होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय रूप में होता है कि द्विदिशीय रूप में होता है कि बहुदिशीय रूप में होता है कि चक्रीय रूप में होता है। जो पारिस्थितिकीय तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह हो जा है एक दिशीय रूप में होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो भी आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश होगी, निवेदन होगा कि इस चैनल को लाइक कर लीजिए आप लोग और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके साथी जुड़े हुए इस चैनल के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचा दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हिंदी हैं, जीके जीएस है, मैथ्स है, आदि क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, एक होता है कि दो कि तीन कि चार। देखिए जो भी मानव का हृदय जो होता है उसमें जो है 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अरिंद और 2 निलय जो है इस टाइप से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चिंपैंजी से कि मकड़ी से कि ओरंगटान से कि जीवाणु से। देखिए विकासीय दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो चीन के व्यक्ति के समान होती है, तो चिंपैंजी भी नहीं होगा, मकड़ी भी नहीं होगा, जीवाणु भी नहीं हो। ये ओरंगटान नाम जो है चीन से बिलोंग करता है, तो हमारी दृष्टिकोण चीन के नाम के अधिक समानता हो जाएगी। ये बिल्कुल चीनी प्रकार का नाम है ओरंगटान, इससे जो है हमें हमारी अधिक समानता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। अपघटन होती है कि किण्वन होती है कि उत्सर्जन होती है कि प्रकाश संश्लेषण होती है। आप लोग बताइएगा कि जो दूध से दही बनने में जो प्रक्रिया होती है वो किण्वन कहलाती है। कौन सी, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। लोग याद रखिएगा लैक्टिक एसिड जो है इसमें जो है पाया जाता है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा किण्वन अभिक्रिया द्वारा जो है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र को अपसारी यंत्र कहते हैं। पहला है अवतल यंत्र, दूसरा है उत्तल यंत्र, तीसरा है उत्तल यंत्र अवतल यंत्र, चौथा है बाइफोकल यंत्र। देखिए 2 प्रकार के यंत्र होते हैं, एक होता है उत्तल यंत्र और दूसरा होता है अवतल यंत्र। आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। उत्तल को याद रखिएगा अभिसारी, क्या हो जाएगा, अभिसारी, अभिसारी। और अवतल को याद रखिएगा अपसारी, अपसारी। समझ में आ गया। अभी जाएगा उत्तल के पास अभी जाएगा और अवतल के पास अप जाएगा। समझ में आ गया। तो अपसारी की बात कर रहा तो यहाँ पर हो जाएगा अवतल यंत्र, का ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। पीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी कि बैंगनी रंग के कि लाल रंग की कि हरा रंग की। देखिए दृश्य प्रकाश में जो है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसलिए कहा जाता है खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसलिए जो है खतरे के सिग्नल लाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी
लाल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में या ए और बी दोनों में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग। देखिए, प्रतिरोध के दो सूत्र होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम होता है, दूसरा होता है समांतर क्रम। देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है, R=2 होता है R1 + R2। अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनकी जो वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा आएगी। अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो 1/R1 = 1/R1 + 1/R2 हो जाता है। इस क्रम में जो है प्रतिरोध का मान जो है कम हो जाएगा। तो मान अगर बढ़ाना है तो पार्श्व क्रम में या श्रेणी क्रम में हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। किस उपकरण में धन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल चिन्ह नहीं होता है? वोल्टमीटर में, अमीटर में, विद्युत सेल में, कुंडली में। देखिए, ये भी जो है इलेक्ट्रिक जो जितने में इंस्ट्रूमेंट हैं, वोल्टमीटर हो या एमीटर हो या विद्युत सेल हो, सब में दो टर्मिनल लगे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक माइनस का होता है। इसे तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, जबकि जो कुंडली होती है उसमें जो है प्लस माइनस कोई नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज होगा, अपसारी होगा कि अभिसारी होगा कि समांतर होगा कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, एक जब अभिसारी किरणपुंज जो समतल दर्पण पर जाएगा तो समांतर क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका चौथा तीसरा सही जवाब हो जाएगा। वैसे डाउट में रखिएगा, इस सवाल आयोग ने इसका आंसर कुछ और माना था, इसलिए इस पर जो है संदेशा है हमें लग रहा है। वैसे विकल्प नंबर इसका तीसरा सही होना चाहिए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट है कि जूल है कि वेबर है कि न्यूटन है? देखिए आप लोग, जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। बल एब फादर = माँ होता है। आप लोग याद रखिएगा, फादर = माँ, F = ma। F होता है बल और m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण। वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जूल जो होता है कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। W = होता है पूरे D। अगर कार्य निकालना हो तो बल को विस्थापन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कार्य निकल आता है। जो वाट होता है शक्ति का मात्रक। P = होता है W/T। कार्य को जो है समय से डिवाइड कर दिया जाए तो शक्ति निकल आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर कहलाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका तीसरा वेबर सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। एक एमीटर के 0 तथा 2a अंकों के बीच विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा? देखिए, अल्पतमांक जो है लीस्ट काउंट अगर हमको निकालना हो तो कितने अंकों के बीच है? 2a अंकों के बीच है, तो 2a को ऊपर हम लोग रखेंगे और विभाग कितने हैं? 20, तो 2/एम्पियर में आएगा, इसे a छोड़ देंगे तो 2/20 को 1/10 हो जाएगा। 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1a। 0.1 एम्पियर इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह जो है लीस्ट काउंट वैल्यू जो है एमीटर की निकालते हैं, कितने कितने बीच है ऊपर और विभाग जितने होंगे वो नीचे हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। यदि कई प्रतिरोध
समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका लोग अच्छे अच्छे देखने में जो है प्रश्न का जवाब देने में पसीना छूट जाता है। आयोग कई बार उस प्रश्न को जो है पूछता है, तो आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा। यदि कई प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो जो उनका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, पहला ऑप्शन प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, दूसरा है प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, तीसरा है प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर होगा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग। देखिए, अगर आपके प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं इस तरह से, तो आप लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में? ये समांतर है R1 R2 R3। अगर कंडीशन समांतर की है तो 1/R = होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब तीनों समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएंगे तो प्रत्येक की वैल्यू उसके स्वयं से कम आएगी। समझो, समतुल्य मान जो आएगा 1/R का इज लेस देन R। कहने का मतलब है, अगर समतुल्य प्रतिरोध आएगा तो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से उसका मान कम होगा। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। बाय द वे, हमने मान लिया 1 ओम इसका है, 1 ओम इसका है, 1 ओम इसका है, तीनों का 1 ओम मान लिया, तो 1/R समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और चूंकि R हमको निकालना है तो R बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। और हमने माना कितना था? 1, और आया कितना? 1/3, जो कि किससे है? प्रत्येक प्रतिरोध से क्या है? कम है। तो ऑप्शन नंबर इसका है दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने 40 क्वेश्चनों को आज एनालिसिस किया। इसका पार्ट सेकंड अगले जो है सेशन में लाएंगे। 80 सवाल तक ये प्रश्न पत्र रहेगा। इसके सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, चाहे VPSC TRE 4 दीजिए, चाहे मैट्रिक्स परीक्षा दीजिए, हर परीक्षाओं की गति महत्वपूर्ण है। एक बार जरूर देखिएगा, ये गुजारिश रहेगी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ कहने सुनने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।